थ्री स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा पे थे हम। अच्छा, अर्न, एक स्टूडेंट ने पूछा अर्न क्या होती है। अर्न होती है ग्रेशियन अर्न, एक एंटीक जमाने की जो है वो, ग्रीक जमाने की जो है वो एक वाज टाइप है। वाज पता है क्या होता है? गुलदान टाइप है। तो जो जॉन कीट्स है वो ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत जाता होता था, तो लंदन के किसी म्यूजियम में जॉन कीट्स गया और वो वहां पे उसने एक अर्न देखी। अर्न होता है एक कंटेनर कह ले, एक वाज बोल ले, जैसे गुलदान होता है और उसके ऊपर जो है वो तस्वीरें बनी होती हैं, इमेजेस बने होते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे इमेजेस बने हुए थे और जॉन कीट्स उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसके ऊपर एक ओड लिखी। और ग्रेशियन का मीनिंग होता है ग्रीक, यानी कि एक ग्रीक वास था, एक ग्रीक अर्न थी जिस पर उसने ये इमेजेस देखे। और ये जो इमेजेस थे वो उसने उनको वो डिस्क्राइब करा इन डिफरेंट स्टेंजाज में, और उसके ऊपर उसने वो ओड लिखी हुई है। ठीक है। अर्न वैसे एक ऐसे कंटेनर को भी कहते हैं जिसके अंदर किसी डेड पर्सन की एशेज रखी जाती हैं। एशेज यानी राख। जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदू जो होते हैं वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, उसके बाद उनकी राख जो है वो किसी कंटेनर में रखते हैं, वो किसी वास में, किसी गुलदान टाइप चीज में रखते हैं। तो उसी तरह से ये वैसे उसके लिए भी यूज होता है। अदरवाइज ये वैसे सजावट के लिए भी वास के तौर पर जो है वो अर्न जो है वो यूज की जा सकती है, किसी गार्डन में रखने के लिए, किसी और जगह पे सजावट के लिए रखने के लिए भी ये अर्न जो है वो यूज की जा सकती है। तो उसकी तारीफ जो है वो कर रहा है, और उसके ऊपर जो इमेजेस बने हुए हैं उनको वो एक्चुअली एड्रेस करके पूछ रहा है, अर्न से पूछ रहा है कि ये कैसे इमेजेस हैं, ये क्या चीजें हैं जो इसके ऊपर बनी हुई है। तो वो इस बारे में ही ये पोएम है। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड स्टेंजा, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम पढ़ रहे थे। जो नाउ जॉन कीट्स जो है वो बात कर रहा था लवर की। जो सेकंड स्टेंजा में लवर था उसकी बात कर रहा है कि उसका जो लव है वो हमेशा पैशनेट रहेगा, वार्म रहेगा एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और हमेशा वो उसको इंजॉय करता रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग, यानी कि हमेशा एक्साइटेड रहेगा। फॉर एवर यंग, और हमेशा जो है वो यंग रहेगा। उसका जो लव है वो हमेशा यंग रहेगा। All breathing human passions far above, that leaves the heart high, sorrowful and cloyed, a burning forehead and parching tongue. वो कह रहा है कि जितने भी बाकी ह्यूमन पैशंस हैं, जितने भी बाकी ह्यूमन पैशंस हैं उनके बारे में वो बात कर रहा है कि जितने भी दूसरे पैशंस हैं वो फार अबव हैं। ऑल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब अलाइव भी हो सकता है, कि जिंदा इंसानों के जितने भी बाकी पैशंस हैं फार अबव, दैट लीव्स द हार्ट that leaves the heart high, sorrowful, and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. So far superior to human passions breathed by man. ये जो है वो ह्यूमन पैशन से काफी ऊपर है। ये अर्न के ऊपर जो चीजें बनी हुई है, और वो क्या पीछे छोड़ती हैं, एक सोरोफुल हार्ट, बर्निंग फोरहेड एक दुखता हुआ सर, और एक पार्चिंग टंग। पार्चिंग होता है जो सूख जाती है ना बिल्कुल ही, बिल्कुल सूखी हुई जो जुबान होती है, उसके बारे में कह रहा है कि वो उसको छोड़ता है। तो इस लाइन की वजह से काफी सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। बाकी सारे वो कह रहा है कि लव के अलावा जितने भी ह्यूमन पैशंस हैं वो फार अबव है। ठीक है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, यानी कि लव जो है इन पैशन से जो है वो फार अबव है, जो कि एक हार्ट को सोरोफुल छोड़ता है, बर्निंग फोरहेड और पर्चिंग टंग जो है वो छोड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है। अब इसके अंदर फिर से थीम जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया इस स्टेंजा के अंदर। और वो क्या कह रहा है कि who are these coming to sacrifice to the sacrifice, कौन है ये जो कि sacrifice करने के लिए आ रहे हैं। to what green altar, o mysterious priest। वो कह रहा है कि ये कौन लोग हैं। उसने इमेजेस फिर जरा डिफरेंट इमेजेस फिर देखा है, और वो कह रहा है कि ये कौन लोग हैं जो कि
अब यहाँ पे इस पूरे स्टेंजा में ना वो एक सेक्रीफाइस की जो है पिक्चर क्रिएट करेगा कि कुछ लोग हैं वो आए हैं अपना गांव छोड़कर और वहां पे वो एक काऊ को सेक्रीफाइस करने लगे। सेक्रीफाइस करना यानी कि जो कुर्बानियां देते थे ये लोग, जैसे ये रिलीजियस फीस्ट पे भी ये करते होते थे, ये ग्रीक लोग जो होते थे ये कुर्बानियां देते होते थे। और फिर वो पूरा सीन क्रिएट करा कि एक गाय है वो आती है, वो अपना सर नीचे लोअर करती है, झुकाती है, अपना सर झुकाती है क्योंकि वो सेक्रीफाइस करने वाला जो पोस्टर है वो बनाती है। फिर वो चीज कहता है कि जो जिस गांव को ये लोग छोड़कर आए हैं वो गांव तो हमेशा ही खाली रह जाएगा। और क्योंकि ये लोग जो है सेक्रीफाइस करने के लिए इधर आए हुए हैं तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उस गांव के लोग कहाँ गए। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है, वो फ्रोजन है टाइम में। अर्न के ऊपर जो कुछ बना हुआ है वो फिर उसको डिस्क्राइब करा है। तो वो उनके बारे में कह रहा है कि हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, कि कौन लोग हैं जो सेक्रीफाइस करने के लिए आ रहे हैं, जो कुर्बानी करने के लिए आ रहे हैं। तो ये फिर से वो इमेज देखा है अर्न पर। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, तो वो कह रहा है कि ग्रीन अल्टर यानी कह लें कि वहां पे कोई घास वगैरह होगी, वो कोई ग्रीनरी होगी, वहां पे पेस्टोरल लैंड होगा जहाँ पे वो कुर्बानी के लिए कुर्बान गांव में आ रहे हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, लेट्स दाउ दैट हाइपर लोइंग एट द स्काई। ये अजीब सा मिस्टीरियस सा प्रीस्ट जो है वो क्या कर रहा है, हाइपर जो है काओ है उसको नीचे झुका रहा है, वो अपना सर नीचे झुका रहा है, उसको नीचे झुका रहा है और वो स्काईज की तरफ देख रहा है। क्योंकि जो एक पोस्टर होता है किसी भी जानवर का कुर्बान होने से पहले, वो उसको इमेज क्रिएट कर रहा है कि वो नीचे लोअर हो रहा है, नीचे झुक रहा है और जैसे कि वो आसमान पर देख रहा है और वो एक विक्टिम का जो है वो पोस्टर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, उसके जो सिल्कन यानी कि सॉफ्ट सिल्क जैसे सॉफ्ट जो है ना फ्लैंक्स यानी कि साइड जो है डेकोरेटेड है फ्लावर्स के साथ। यानी उसको कुछ फ्लावर्स के कुछ कुछ वो पहनाया होगा उसके सर पे कुछ। वट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, तो वो कह रहा है कि ये किस लिटिल टाउन से आए हैं। अब वो सोच रहा है, नाउ ही इज वंडरिंग कि ये किधर से आए हैं, ये किस लिटिल टाउन से आए हैं, ये लोग जो है ये कहाँ से आए हैं, किसी टाउन से आए हैं या किसी सी शोर से आए हैं। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटीडल, या फिर किसी माउंटेन में जो कोई सिटीडल होता है, फोर्ट, फोर्ट यानी कला बोलते हैं इसको, कि किसी फोर्ट से तो नहीं आए ये किसी पीसफुल, ये पता नहीं कहाँ से आए। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, अभी जहां से भी आए, किसी रिवर साइड टाउन से आए हैं, किसी सी शोर से आए हैं, किसी सिटीडल से आए हैं, किसी माउंटेन से आए हैं, वो इन लोगों से खाली हो गया होगा। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉर्न, क्योंकि वो इस पायस यानी इस रिलीजियस मॉर्न के लिए आए हैं, इस रिलीजियस सेरेमनी के लिए आए हैं। तो पीछे इनका जो इनका गांव या जो भी है टाउन वो खाली हो गया होगा। एंड लिटिल टाउन दैट स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, अब वो कह रहा है कि वो लिटिल टाउन जहां से भी वो आए हैं उसकी स्ट्रीट जो है हमेशा जो है वो साइलेंट रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल व्हाई thou art desolate can ever return, एंड नॉट अ सोल टू टेल यानी कि इधर से या उधर या कोई भी, क्योंकि ये सब कुछ परमानेंट है तो कोई भी आकर कभी नहीं बता सकेगा कि ये इतना डेसोलेट क्यों है, इतना खाली खाली क्यों है। और ये इसके जो लोग हैं वो कभी वापस क्योंकि नहीं आएंगे, क्योंकि वो फ्रोजन है टाइम में, वो जो जा चुके हैं अपने सेरेमनी में, अपने अपनी जो करने के लिए फीस में कुर्बानी करने के लिए जो जा चुके हैं लोग, वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए कोई भी वापस आकर ये भी नहीं बता सकेगा कि ये लोग कहाँ चले गए। नेक्स्ट है ओ एथिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन ओवर रोड। अच्छा, अब वो बोल रहा है एथिक शेप किसको बोल रहा है, एंशियंट ग्रीक आर्ट की जो को कह रहा है। और वो एंशियंट ग्रीक आर्ट का रिप्रेजेंटेटिव क्या है यहाँ पे, वो अर्न जो है उसको ही बोल रहा है फेयर एटीट्यूड, सॉरी फेयर एटीट्यूड भी उसको ही बोल रहा है। विद ब्रेड होती है वो जैसे कि वो बालों की नहीं बनाते आप चुटिया टाइप, उस तरह का पैटर्न। ब्रेड एक इंटरवोवन पैटर्न को कह रहे हैं, इंटरवोवन पैटर्न है मार्बल के मेन एंड मेडन का
ओवरवrought मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जो एक है, बहुत पेचीदा सा एक पैटर्न बना हुआ है मेन एंड मेडन, आदमियों का और औरतों का, लड़कियों का एक पैटर्न बना हुआ है उसके ऊपर, उस एटिक शेप के ऊपर, यानी एटिक मीन्स एंशियंट ग्रीक आर्ट, ठीक है। एटिक वैसे कहते हैं एथेनियन, एथन जो है वो ग्रीक का वो जो है शहर है, उसके बारे में वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड, उसके ऊपर फॉरेस्ट की ब्रांचेस भी बनी हुई है, एंड ट्रोडन वीड, ट्रोडन होते हैं जो इंसानों के पाँव के चलने की वजह से जो रास्ता बन जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने वो फॉर्म पढ़ी थी, शी dwelt on the untrodden ways, तो untrodden आपने वहाँ वर्ड पढ़ा था। ट्रोडन क्या होता है, जहाँ बहुत ज्यादा चलने की वजह से रास्ता बन गया होता है। Thou silent form, those sees us out of thought as those eternity, अब ये वो उसको बोल रहा है, अर्न को एड्रेस करके कह रहा है कि दाओ साइलेंट फॉर्म, तुम्हारी साइलेंट खामोश फॉर्म जो है, डोंट टीज अस आउट ऑफ थॉट, हमें टीज करती है सोच सोच के कि ये क्या चीज है, मतलब हम सोच सोच के जो है वो टीज होते हैं, तंग आ जाते हैं, परेशान होते हैं सोच सोच के कि ये क्या चीज है। एज डोट एटर्निटी, जैसे हम एटर्निटी के बारे में सोचते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम उसको समझ नहीं पाते। कोल्ड पेस्टोरल, यहाँ पे पैराडॉक्स यूज किया उसने, कोल्ड पेस्टोरल, कोल्ड पेस्टोरल यानी कि कोल्ड भी कह रहा है और पेस्टोरल भी कह रहा है। पेस्टोरल यानी कि वो जो कंट्री लाइफ से रिलेटेड होता है, ग्रीनरी होता है, कंट्री लाइफ से रिलेटेड, उसको बोल रहा है ये कोल्ड पेस्टोरल, यानी कि उसमें कुछ पेस्टोरल इमेजेस भी बने हुए, पर ये कोल्ड है, स्टिल है, साइलेंस है, ठीक है। अच्छा, when old age shall this generation waste, thou still remain in midst of other other woe than ours, a friend to man, to whom thou say, beauty is truth, truth beauty. That is all ye need to know on earth and all ye need to know. अच्छा, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब when old age shall this generation waste, यानी कि जब ओल्ड होने के बाद सारे जब बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, दिस जनरेशन वेस्ट यानी कि जब ये जनरेशन जिस जनरेशन का वो है, वो जनरेशन खत्म हो जाएगी, दाउ स्टिल रिमेन, तुम फिर भी रहोगी। अर्न जो है क्योंकि म्यूजियम में पड़ी है, अरसे से है, जनरेशन जा रही हैं इन मिडस्ट ऑफ अदर वो देन आर्स, जिस तरह हमारे गम में सफरिंग के दौरान तुम मौजूद रही हो, तुम तब भी मौजूद रहोगी जब दूसरे लोग आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो वो ये उसके बारे में कह रहा है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अ फ्रेंड टू मैन, तुम इंसानों की फ्रेंड बनकर हर दौर में जब नई जनरेशन आएगी उनको बताया करोगी कि क्या जो कि सबसे बड़ा सच है। ये दो लाइन्स जो है बहुत फिलोसफिकल है और इसकी बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन हैं, जो मर्जी की जा सकती हैं, बहुत ज्यादा इसकी बनती हैं, बहुत ज्यादा इसके एक्सप्लेनेशन हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम अर्न को बोल रहा है कि अर्न कहेगी, क्या कहेगी, अर्न कहेगी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नीड, you know on earth and all you need to know। वो कह रहा है कि अर्न कहेगी कि ब्यूटी ही सच है और सच ही ब्यूटी है, यही सब आपको अपनी अर्थ पर जानने की जरूरत है और यही सब आपको दूसरों को बताना चाहिए। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ब्यूटी ही ट्रूथ है, ट्रूथ ही ब्यूटी है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि देयर इज नो ट्रूथ आउट ऑफ आर्ट, आर्ट से बाहर कोई ट्रूथ नहीं है। जो भी ट्रूथ आपको जो है वो बताती है वो आर्ट बताती है, यानी कि जिंदगी के जो ट्रूथ हैं बड़े बड़े उनकी बात हो रही है कि जो भी ट्रूथ है वो आर्ट, वो ब्यूटी है और ब्यूटी ही, यानी कि ब्यूटी रिप्रेजेंट करती है, आर्ट जो है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है और वही जो है असल में ट्रूथ है, वही असल में सच है।
अच्छा, इसका एक ये मतलब हो सकता है, और इसके और भी मीनिंग हो सकते हैं कि ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना ऐसे ही है जैसे कि ट्रुथ को एक्सपीरियंस करना है। तो इसलिए कह रहा है कि वो उसका एक आइडिया ये भी हो सकता है कि द ब्यूटी इन आर्ट इज एंड्योरिंग एंड परमानेंट एंड देयरफॉर ट्रू, as opposed to the earthly human nature which is transient and fades with time। इंसान का नेचर जो है वो तो टाइम के साथ साथ जो है वो खत्म हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन जो ब्यूटी है वो नहीं बदलती। तो ये इसका जो है वो आइडिया है। तो इस पूरे में वो क्या कह रहा है कि अब फिर से इस पूरे स्टैंजा में वो अर्न को ही एड्रेस करके कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो है ना बहुत ही जो है वो मेडन के मेन के जो है वो ब्रेड बनी हुई है, यानी कि ब्रेड मीन पैटर्न बना हुआ है, इंटरवोवन पैटर्न बना हुआ है, ओवरलोड यानी डेकोरेट हुआ हुआ है विद, डेकोरेटेड है, कॉम्प्लिकेटेडली डेकोरेटेड है विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड दी ट्रोडन बीट। उसके ऊपर वीड्स बने हुए हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं, बहुत साइलेंट फॉर्म हो तुम, तुम्हारी साइलेंट फॉर्म जो है वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। और फिर वो कह रहा है कि ये जनरेशन खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, लेकिन तुम वहीं रहोगी क्योंकि तुम परमानेंट हो, तुम्हारी ब्यूटी भी परमानेंट है, और इसलिए तुम्हारी ब्यूटी जो है वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। आर्ट की जो आर्ट जो है वो परमानेंट है, इसलिए वो एक परमानेंट ट्रुथ को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो दैट्स द एंड ऑफ द पोम। ये इस पोएम की जो है वो एंड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ इमेजेस क्रिएट किए। फर्स्ट स्टैंजा में जो है वो हमें वो बताता है कि ये कौन से गॉड्स हैं, वो एक इमेज देखता है और कहता है कि इस अर्न के ऊपर ये क्या बना हुआ है, कि क्या कोई गॉड्स हैं, कौन सी लड़कियां हैं जो अपने आप को बचाने की, कौन सी शर्मीली लड़कियां हैं, मेडन लोथ यानी कौन सी शर्मीली लड़कियां जो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी। ये मैड परसूट क्या, मैड परसूट यानी कि क्या पागलपन है कि कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कुछ मर्द जो है कुछ लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, मे बी उनको किस करने के लिए या अपने लव का इजहार करने के लिए। तो मेडन लोथ यानी कि वो औरतें जो भाग रही हैं वो क्या है, इस तरह के आप इमेजिन करें माइंड में कि सीन्स बने हुए हैं कुछ गॉड के, मेन के, जिस तरह के ग्रीक ग्रीक आर्न है ना, तो ग्रीक में तो वो उनके ग्रीक गॉड बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और उनकी स्टोरीज भी इस तरह से होती थी कि गॉड और गॉडेसेस और मेन जो है वो इकट्ठे मिलकर ही उनकी स्टोरीज होती थी, इस तरह की स्टोरीज होती थी जिसमें वो दोनों इकट्ठे ही होते थे, गॉड गॉडेसेस भी होते थे, ह्यूमन बींग्स भी होते थे। जैसे कि आपने वो ट्रॉय में देखा होगा, ट्रॉय मूवी में देखा होगा कि गॉड भी थे, गॉडेसेस भी थी, ह्यूमन बींग्स भी थे, सारा कुछ ही था। और फिर उस तरह के जो दूसरे इमेजेस वहां पे बने हुए, कोई पाइप बजा रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई लड़कियां जो है वो बचने की कोशिश कर रही है किसी से। ये था फर्स्ट स्टैंजा में। सेकंड स्टैंजा में क्या था कि वो कहता है कि ऐसा म्यूजिक जो हम अपने कानों से सुनते हैं उससे ज्यादा अच्छा म्यूजिक वो है जो हम अपनी फैंसी और इमेजिनेशन से सुनते हैं। यानी कि जो कानों से सुना जाने वाला म्यूजिक है वो इतना अच्छा नहीं, वो स्वीट स्वीट है, लेकिन जिसको हम अपने कानों से नहीं सुन सकते वो ज्यादा स्वीटर है, क्योंकि वो परमानेंट है, वो एटर्नल है, वो ज्यादा ज्यादा डिलाइटिंग है, वो ज्यादा जो है वो ज्यादा एक्साइटिंग है, वो ज्यादा डिलाइटिंग है। फिर वो एक लवर का जिक्र करता है और वो कहता है कि जैसे कीट का अपना लव तो परमानेंट था नहीं, उसको तो मिल ही नहीं सका, तो वो मे बी वही डिजायर कर रहा है कि लव परमानेंट। तो वो उसको खुशखबरी दे रहा है जो उसके ऊपर एक लवर बना हुआ है, जो कि दरख्त के नीचे बैठा हुआ जो है वो सॉन्ग गा रहा है, और उसको कह रहा है कि ना तुम्हारे इस दरख्त के कभी पत्ते गिरने हैं, ना तुम्हारा कभी सॉन्ग खत्म होना है। और वो जो है एक लवर फिर एक और बना हुआ है जो कि अपनी बिलविड को किस करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम शायद उसको कभी भी किस ना कर सको क्योंकि फ्रोजन और टाइम में, लेकिन तुम्हारे पास ये एडवांटेज है कि तुम्हारी बिलविड हमेशा फेयर रहेगी, यानी तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने ही रहेगी, ब्यूटीफुल रहेगी, और तुम्हारा लव जो है वो भी हमेशा के लिए रहेगा, परमानेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेंजा में फिर वो लीव्स को कहता है कि दरख्तों के पत्ते जो हैं उनके ऊपर से बाहर कभी नहीं जाएगी, उनके पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। ये फिर परमानेंस की, एटर्निटी की और मॉर्टेलिटी की बात हो रही है, मॉर्टेलिटी की थीम यहाँ पे डिस्कस हो रही है। और हैप्पी मेलोडिस्ट, और जो गाने वाला है वो भी हैप्पी है क्योंकि उसके जो सॉन्ग्स हैं वो हमेशा न्यू ही लगेंगे क्योंकि वो इमेजिनेशन में बज रहे होंगे।
और फिर वो सेकंड स्टैंजा वाले लवर की बात कर रहा है कि उसका लव जो है हमेशा हमेशा जो उसका लव है वो पैशनेट रहेगा, एक्साइटिंग रहेगा, पुराना नहीं होगा उसका लव कभी। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो फिर इमेजेस देखता है, सीन जरा चेंज हो गया यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा में, और वहां पे वो कुछ लोगों को देख रहा है कि जो सेक्रीफाइस करने के लिए आए हैं। तो ग्रीक्स के जो फीस्ट वगैरह को अगर आप कभी ग्रीक्स के बारे में पढ़ें तो उनके जो फीस्ट होते थे उसमें कुर्बानियां देते थे, और काओ वगैरह की खास तौर पे कुर्बानी दी जाती थी। तो यहाँ पे भी हाइपर का मीनिंग काओ है, एक काओ की कुर्बानी देने के लिए ये लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं, और उसको बिल्कुल वो सीन क्रिएट किया जा रहा है कि वह वहां पे अल्टर में लोग इकट्ठे हुए हैं, वो कुर्बानी देखने के लिए आए हैं, मे बी वो अपने किसी गॉड के लिए कुर्बानी करें। और फिर वो कहता है कि तुम सारे तो किसी किसी रिवर साइड, किसी माउंटेन साइड से यहाँ पर आ गए हो, तो पीछे जो गांव है वो तो बिल्कुल ही खाली हो गया होगा। और क्योंकि ये इमेज जो है वो फ्रोजन है, टाइम के अंदर परमानेंट है, वो गांव हमेशा खाली रहेगा, और यहाँ से कभी कोई वापस जाके ये बता भी नहीं सकेगा कि ये गांव क्यों खाली पड़ा है। फिर से परमानेंस की मॉर्टेलिटी की थीम है। और फिर से वो जो है वो कहता है कि आर्ट जो है वो सुपीरियर है रियल लाइफ से। फिर लास्ट वाले लाइन में वो जो है वो अर्न जो है वो मैसेज देती है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नीड ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो ये जो है आपका एंड हो गया।